हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। और ये मेरा चैनल जो है एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी आरपीएससी एस्पायरेंट्स को हेल्प मिल सके। अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए आप संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं समास प्रकरण को। और अभी तक आपने बहुत बार समास प्रकरण को पढ़ा भी होगा, लेकिन इस बार जो तरीका रहेगा बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही ट्रिकी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं समास प्रकरण को। ओके, चलिए, आपने बहुत अच्छे से समास प्रकरण को हिंदी में पढ़ा होगा, संस्कृत में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं बार बार आपसे एक बात कहती हूँ कि हिंदी में पढ़ी हुई चीजें आपके लिए आधार साबित हों, इतना ही रखिएगा। बहुत सारी चीजें ऐसा है कि भाषा की विभिन्नता को लिए हुए हैं, इसलिए वो बिल्कुल अलग चीज है जो हिंदी में आपने पढ़ा है। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडी हैं आप सभी सीखने के लिए समास प्रकरण को कंपटीशन एग्जाम के रेफरेंस से? चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं समास की परिभाषा क्या है। समसनम समासः बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम समासः परस्पर अन्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समासः। और या फिर हम इसे संक्षिप्त में या सभी भाषा परिभाषाओं के सार में कह सकते हैं संक्षिप्तीकरणम समासः। क्या कहा है? संक्षिप्तीकरणम समासः। संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। इन सभी परिभाषाओं का एक ही सार है कि अलग अलग बिखरे हुए पदों को मिलाकर एक पद बना देना, संक्षिप्तीकरण कर देना ही समास है। ओके, और समास होने पर समस्त पद बनता है। और समस्त पद को जब हम विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं, तभी उसका अर्थ पता चल सकता है। तात्पर्य क्या है कि समस्त पद से उसका अर्थ नहीं पता चलता है। जब हमें अर्थ का को बोध करना है, अर्थ को जानना है, तो हमें उसको विग्रह करना होगा, है ना, तभी उसमें विभक्ति आएगी और उसका अर्थ पता चल पाएगा। ओके, चलिए, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं राजपुरुषः। राजपुरुषः जो है ये समस्त पद है। और यहाँ पे आप इसका हिंदी करके देखिए क्या निकलता है हिंदी, राजा का पुरुष। अब यहाँ पे राजा का पुरुष यदि हम इसे कह रहे हैं, मतलब कि क्या है, संबंध कारक लग रहा है। विभक्ति कौन सी लगेगी? षष्ठी विभक्ति, है ना। तो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक जो है राजन शब्द का क्या होता है? राज्ञः। राज्ञः पुरुषः, ये हमने कर दिया इसका विग्रह। यही बात कही है कि विग्रह करने के बाद ही इन शब्दों का अर्थ पता चलता है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए, अब आते हैं समास के भेद कितने हैं इसके। और समास के भेद आपने अभी तक हिंदी में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, संस्कृत को भी आपने पढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता आपने कितने पढ़े हैं। लेकिन जो यहाँ से बातें बताई जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हैं। आपके अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए आप संस्कृत को पढ़ते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी यहाँ से दी हुई सभी जानकारी। ठीक है, और सारे के सारे वीडियोज आप देखिएगा, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है। इससे पहले जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं इन्हें भी देख लीजिएगा। समास के यहाँ पर संस्कृत में भेद कितने बताए जाते हैं बच्चों? 5। कुल कितने भेद हैं? 5। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हिंदी में पढ़े हैं 6, यहाँ पे 5 हो गए। तो इसका मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि जो चीजें वहां पे पढ़ी वो वहां से थोड़ा सा कम है। कम कुछ भी नहीं है, चीजें वो की वही पढ़नी है और बल्कि ज्यादा पढ़नी होंगी। बस यहाँ पे जो है वो अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चले, 5 भेद हैं। सबसे पहला है केवल समास, दूसरा है आपका अव्ययी भाव समास, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा बहुव्रीहि और पांचवा समास है हमारा द्वंद्व समास। 5 समास हैं, केवल, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। स्टूडेंट्स, आपने कर्मधारय और द्विगु को अलग से भेद के रूप में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष के ही भेद के रूप में कर्मधारय द्विगु पढ़ाए जाते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, तत्पुरुष के ही भेद हैं कर्मधारय और द्विगु। इसको भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है, क्यों कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का भेद कहा है। तत्पुरुष के और भी भेद होते हैं, जितना भी आप समझ सकेंगे आप मैं यहाँ से आपको बताऊंगी, जो आपके कंपटीशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए, यहाँ तक आपने समझ लिया 5 भेद हैं। अब हम देखते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर समास पूछे जाते हैं और कई बार प्रश्न पूछा जाता है। हर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखें,
पदों की प्रधानता के आधार पर समास को कैसे पूछा जाता है? सबसे पहला समास हमने देखा था केवल समास, जो कि विशेष संज्ञा से रहित है, ऐसा कहा जाता है परिभाषा में, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। और दूसरा है अव्ययी भाव समास, यहाँ पे प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भाव, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि जहाँ पे पूर्व पद, दो या दो से अधिक पदों का समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान है वह अव्ययी भाव है। और तीसरा हमने देखा है तत्पुरुष समास, जो कि उत्तर पद प्रधान होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही कहा जाता है, प्रायः उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुषः। ठीक है। और चौथा समास है हमारा बहुव्रीहि, जो कि अन्य पद प्रधान होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, जो दो पद दिए होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है, उनसे कोई और अर्थ निकलता है। ठीक है। और पांचवा है हमारा द्वंद्व समास, जो कैसा होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक बार इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसके आधार पर मैं आपको बताती हूँ। केवल, अव्ययी, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये पांचों समास मैंने यहाँ पर लिख दिए। आप इसको केवल के आगे क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि विशेष संज्ञा से रहित है, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट तरीके से याद कर रहे हैं इस पदों की प्रधानता के आधार पर। यहाँ पे लिखें पूर्व पद, तत्पुरुष में लिखेंगे उत्तर पद, बहुव्रीहि में लिखेंगे अन्य पद, और द्वंद्व में लिखेंगे हम दोनों। ओके। तो देखिए, केवल समास, विशेष संज्ञा से रहित, अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान, बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान, और द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पदों की प्रधानता के आधार पर प्रश्न कैसे पूछे जाने। अब सुनिए, कितना भी अच्छे से आप इसे याद कर लीजिए, हम निश्चित रूप से कई बार हम गलती अभी तक भी करके आए हैं और करने की संभावना होती है। अब इसको ऐसे ही याद करेंगे, केवल, अव्ययी, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, क्रॉस लगाएंगे, पूर्व पद, उत्तर पद, अन्य पद और दोनों। ठीक है। ऐसा कभी भी पदों की प्रधानता के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है, इस तालिका को बना लीजिए, जो कि शॉर्ट ट्रिक है, और उसके बाद फिर आप उसका उत्तर करेंगे प्रश्न का। क्यों? क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसा आता है उत्तर पद प्रधान है और हम भूल जाते हैं कि ये तत्पुरुष है ना। तो इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक होना बहुत जरूरी। थ्योरेटिकल पार्ट हम काफी कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट इज नॉट सफिशिएंट, है ना। आपको पता है कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं आप लोग, मजाक नहीं है। इसलिए जहां कहीं संभव है शॉर्ट ट्रिक बनाइए, ताकि बाद में उलझे नहीं। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत वास्ट होता है, इसको शॉर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। पिक्युलर आंसर हम कैसे पकड़ लें, ये सब सीखना है, और यही सभी कुछ प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। साथ ही आपको पूरे इस टॉपिक से संबंधित, अगर मैं चाहूँ तो कम से कम 250 से 300 प्रश्न बन सकते हैं केवल एक टॉपिक के। तो इतने प्रश्न करना तो मोर देन सफिशिएंट है। आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, इतने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर ले तो काफी कुछ आपको हेल्प हो जाएगी, है ना। उससे बाहर तो कुछ भी नहीं बैठता है। संस्कृत सब्जेक्ट है, आपको पता है सिलेबस तो वो का वो ही रहना है, बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं। शिक्षा मंत्री ने जो मैसेज कन्वे किया है उसके अकॉर्डिंग भी यही जा रहा है कि 2011 की गाइडलाइन के अनुसार ही एग्जाम होने हैं, तो सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि सिलेबस नहीं बदला है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछने का पैटर्न निश्चित रूप से बदला जा रहा है। ठीक है। तो वहां पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी वाली करनी है, नेक्स्ट लेवल की। और इसी अटेम्प्ट में आपको ऐसा समझ रहा है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है ना। तो इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है। ओके। चलिए आते हैं अगली स्लाइड पे। हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। देखिए क्या है, अभी यहाँ से मैं सारे समास के बारे में आपको शॉर्ट शॉर्ट बता दूंगी, पिक्युलर कि कैसे हमें पकड़ना है। उसके बाद हम समास को स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से, एक एक समास 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक एक समास के लिए दो दो क्लासेस लेगा, है ना। तो दो दो वीडियोस यहाँ से बनाए जाएंगे, कोई भी वीडियो में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ से जो भी वीडियो डाला जा रहा है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कहीं ना कहीं। ओके। और जितने भी वीडियोस यहाँ से डाले जाएंगे सारे के सारे आपको देखने हैं, ब्रेक नहीं करना है, सीरीज में ब्रेक मत कीजिएगा। यहाँ से ये मेरी ड्यूटी है वीडियो डालना, वो कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन आपका पार्ट आपको कंप्लीट करना है। ओके। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करें। अव्ययी भाव समास मैंने कहा था प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। तो प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी,
ठीक है, तो आपको ये प्रायः वाली बात जो है हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ प्रायः का मतलब होता है 95%। तो इसका मतलब ये भी है कि उत्तर पद में भी अव्यय हो सकता है। यहाँ पे प्रथम पद अव्यय होता है, पूर्व पद प्रधान है, प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्गी और निपात भी हो सकता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। और 5% चांस में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अव्यय जो है उत्तर पद में हो, ऐसा भी होता है। तो अपवाद सभी जगहों पर है। अव्ययीभाव समास वाले शब्द प्रायः पूर्व में और प्रधान होते हैं, नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं, ये नित्य नपुंसकलिंग में होता है। अब देखिए मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, जैसे कृष्ण शब्द, कृष्ण जो है वो पुल्लिंग में ही होगा, कभी भी नपुंसकलिंग में नहीं हो सकता है, लेकिन उप के साथ में अव्यय उप अव्यय के साथ में समास बना पर उप कृष्णम बन रहा है। कैसा बन रहा है? कृष्णम, जिसको फलम की तरह लिखा जा रहा है, जो कि पुल्लिंग में है लेकिन नित्य नपुंसकलिंग में होने के कारण, समास अव्ययी भाव में बैठने के कारण क्या हो रहा है, इसको नपुंसकलिंग की तरह लिखा जा रहा है। कृष्ण से समीपम इसका विग्रह होगा। बहुत ज्यादा डीप में अभी नहीं जाएंगे, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ऐसे पद, ऐसे समास पद, समस्त पद जहाँ पे पहले आपको अव्यय उपसर्ग या निपात दिखता है, तो वो किस में जाएगा? अव्ययी भाव में जाएगा। और इस तरह के उदाहरण ये बहुत सारे हैं, हम इनको सभी को डिटेल में पढ़ेंगे जब अव्ययी भाव को पढ़ेंगे। अब आता है हमारा तत्पुरुष समास। जो बातें यहाँ से बताई जा रही केवल इनको ध्यान रख लीजिए ताकि रूपरेखा आपकी बन जाए, भूमिका तैयार हो जाए समास के लिए। समास बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर आप सेल्फ से स्टडी करने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में। इसीलिए कहती हूँ कि यहाँ से पढ़ें, बहुत ही ट्रिकी तरीके से आपको बताया जा रहा है। तत्पुरुष समास देखें, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है। प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है। साधारण सी लाइन लिख दी है, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे कि लिखा क्या है। प्रथम पद विशेषण है। विशेषण कौन है? प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या हो गया? विशेष। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है स्पष्ट करके। तत्पुरुष समास जो है दो प्रकार का है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समास वह है जहाँ पे दोनों पदों में विभक्तियां समान। व्यधिकरण समास वह है जहाँ दोनों पदों में विभक्तियां अलग अलग। व्यधिकरण में आप देखिए, दोनों पदों में विभक्तियां अलग, तो पहले पद में जो विभक्ति है उसके आधार पर उस व्यधिकरण का भेद बनेगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम बात करें कि पहले पद में अगर विभक्ति द्वितीय है तो द्वितीय तत्पुरुष बनेगा, अगर तृतीय है तो तृतीय तत्पुरुष। इस प्रकार से द्वितीय से लेकर सप्तमी तक इसके 6 भेद हो जाते हैं व्यधिकरण के। सब कुछ हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब आता है हमारा समानाधिकरण, जो कि दोनों पदों में विभक्तियां समान लिए हुए होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें ऐसी होती है जहाँ पे आपको विशेषण विशेष्य भाव दिखेगा, उपमान उपमेय भाव दिखेगा, वो कर्मधारय होगा। और ऐसे उदाहरण जहाँ पे पूर्वपद संख्यावाची दिखेगा, वो द्विगु का उदाहरण हो जाएगा। क्या बात समझ में आई कि तत्पुरुष के ही भेद हैं समानाधिकरण, और समानाधिकरण का भेद है कर्मधारय और द्विगु। तो आपने ये देखा कि तत्पुरुष का उपभेद है कौन? समानाधिकरण और द्विगु। तो समानाधिकरण सॉरी कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय द्विगु को हम तत्पुरुष का उपभेद कह सकते हैं। इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि तत्पुरुष दादाजी हैं, और ये समानाधिकरण इनका बेटा है, पुत्र है, और ये कौन है? इनके इनके पोते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये उपभेद हैं। आपको प्रश्न कैसा भी घुमा फिरा कर पूछा जाता है, प्रश्नों की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब बात करते हैं कर्मधारय जो है, इसमें विशेषण पूर्व पद, उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद और विशेषण उभय पद, इस प्रकार से 4 भेद होते हैं कर्मधारय के। जहाँ पे पहला पद विशेषण दिखेगा, इधर पहला पद उपमान दिखेगा, यहाँ पे दूसरा पद उपमान दिखेगा, और ऐसे उदाहरण भी होते हैं जहाँ पे दोनों ही पद विशेषण होते हैं। तो ये सभी उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। इधर देख लीजिए एक बार, सारे उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए। नीलोत्पलम, महापुरुष, शुभ कार्यम, नूतन व्यवस्था, मुख कमलम, है ना, ये काक कृष्ण, सर्प क्रूर, रक्त कृष्ण, नील लोहित, यहाँ तक हो गए आपके कर्मधारय के उदाहरण। ठीक है, ये रक्त कृष्ण, नील लोहित विशेषण उभय पद के उदाहरण है, जहाँ पे आपको रंगों के नाम दिखेंगे, दोनों ही पद रंग के नाम होगा, है ना। तो यहाँ पे रक्त कृष्ण, नील लोहित, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। ये आते हैं आपके द्विगु के उदाहरण, जहाँ पे पूर्व पद संख्यावाची होता है, पंचगवम, त्रिलोकी, चतुर्युगम, बहुत सारे। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। आपको ये समाज सारे के सारे एक नए नए टॉपिक के रूप में पढ़ने हैं। टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक है, और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो अपवाद के रूप में आती है। अपवाद से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है, वहीं से तो पूछा जाएगा, नियम तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना। तो चलिए अब हम आते हैं द्वंद्व समास के। 4 थे द्वंद्व, हम जहाँ मतलब कि
च वाला भाव होता है, और वाला भाव होता है, वह द्वंद्व समास है। उभय पदार्थ प्रधान समास है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का है, इतरेतर, समाहार और एक शेष। ये 3 प्रकार का द्वंद्व होता है। इतरेतर मतलब जहाँ अलग-अलग शब्द अलग-अलग सत्ता में दिखते हैं। समाहार जहाँ पे समूह रूप में दिखता है, और एक शेष मतलब कि जो विग्रह पद में तो अलग-अलग दिख रहे हैं, लेकिन समस्त पद में जो एक बन जाता है, शॉर्ट हो जाता है, वो एक शेष है। यहाँ पे आपको तीनों के उदाहरण दिखेंगे। पत्र, पुष्प, फलानी, तीनों चीजें अलग-अलग है, तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि तीनों चीजें मिक्सअप नहीं हो सकती है ना, तो ये समूह का रूप नहीं है। पत्रम च पुष्पम च फलम च, ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। पाणी पादम, पाणी च पादव च, दो हाथ और दो पैर, इनका समूह समूह हो सकता है। ठीक है, और ये आता है आपका शुद्री च शुद्रह च, ये है आपका एक शेष। इसको हम समस्त पद में कैसा लिखेंगे, शुद्रौ। इसी तरह से आप देखें, रामः च रामौ लिख सकते हैं, चटकः च चटका च चटकौ लिख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक हुआ है हमारा द्वंद्व समास। फिर आता है बहुव्रीहि समास, जो कि अन्य पदार्थ प्रधान समास है। बहुव्रीहि समानाधिकरण और व्यधिकरण, दो प्रकार के भेद हैं इसके, समानाधिकरण व्यधिकरण। ये भेद से होता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आपके माइंड में ये रहे कि हाँ, तत्पुरुष भी समानाधिकरण व्यधिकरण भेद से है और बहुव्रीहि भी है, इतना सा ध्यान रखिए। अब देखिए, दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है और किसी न किसी के लिए कहा जा रहा है। अब कोई ना कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई विशेष नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके मस्तिष्क में ये धारणा है कि बहुव्रीहि का मतलब कोई पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के लिए कहा गया है, तो ये धारणा गलत है, इसे निकाल दीजिए। हम बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छे माइंड के साथ में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि दशानन, लंबकर्णः, लंबोदरः, नीलकंठः, ऐसे ही उदाहरण होंगे जो किसी न किसी पर्टिकुलर एक के लिए कहे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि श्वेतांबरः, दिगंबरः, किसी एक के लिए तो नहीं कहा जाता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं कही जा सकती हैं, तो ये क्या है कि बहुव्रीहि में ही आएंगे। अब देखें, धनुष पाणी, धनु पाणौ यस्य से, आपको मालूम है ये किसके लिखा है। आरूढ़ वानर, आरूढ़ो वानरो यस्य से, बंदर चढ़ गया है जिसको वह, तो अब ये तो कोई एक नहीं हो सकता है। चक्र पाणी, चक्रम पाणो यस्य से, ये आपको मालूम है। ठीक है, सॉरी, ये चक्र पाणो यस्य से। फिर युक्त योग, युक्तम योग अनेन इति, लंब कर्ण, लंबौ कर्णो यस्य से। हमें पता है पर्टिकुलर किसी एक के लिए कहा गया है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपको ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जो किसी एक के लिए नहीं कहे जाते हैं। मैं आपको अभी यहाँ पे लिख कर बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिखता है, वृद्ध जानी। वृद्ध जानी मतलब होता है वृद्ध है पत्नी जिसकी वह। अब ये तो कोई पर्टिकुलर एक नहीं हो सकता, ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी एक व्यक्ति के लिए कहा है वृद्ध जानी। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और उदाहरण होता है ऐसा का ऐसा, सीता जानी। सीता है पत्नी जिसकी वह। अब आपको पता चल गया कि ये किसके लिए कहा है ना। तो ये दोनों ही उदाहरण बहुव्रीहि के, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दोनों उदाहरण दिए हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं और दोनों ही बहुव्रीहि के अंतर्गत आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा है समास के सारे जो भेद हैं इनको केवल एक ग्लिम्स के रूप में। अब हम स्टार्ट करेंगे इनको, सब टॉपिक्स को पूरा का पूरा वास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और डटे रहें अपने लक्ष्य की ओर। आपने जो लक्ष्य लिया है, जो भी आप उद्देश्य लेकर चल पड़े हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा डेडिकेट रहें, और रोज किया गया जो प्रयास है आपको वहां तक लेकर जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू, बाय बाय।